आज हम चौहान वंश के प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में अध्ययन करेंगे। चौहान वंश में जो सबसे प्रमुख शासक है वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। इसकी थोड़ी सी अपन देख लेते हैं कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। जानकारी के लिए एक है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, और बिजोरिया शिलालेख। इनसे हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश के बारे में। पृथ्वीराज विजय है, ये किसकी लिखी हुई है? ये किसकी लिखी हुई है? ये किसकी लिखी हुई है? नरपति। विष्णुदेव जो है वो विष्णुदेव ये विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, एक शासक था। यानी जो पृथ्वीराज चौहान है, इससे पहले अगर कोई राजा प्रमुख था तो यही था, है ना। और इसने कहते हैं कि जी एक इसका सोमदेव इसका कवि था, और इसने स्वयं ने भी एक नाटक लिखा था जिस प्रकार लिखते थे। कौन लिखते थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। कौन से नाटक लिखे थे उन्होंने? तो इस प्रकार का ये भी इसने भी नाटक लिखा है, ठीक है। और इसके बाद में हर्ष का प्रशस्त लेख ये था विग्रहराज सेकंड का, और ये था सोमेश्वर। अगर हम इसकी वंशावली देखते हैं तो देखो, सबसे पहले आते हैं वासुदेव चौहान, यानी चौहान वंश की स्थापना करते हैं वासुदेव चौहान करते हैं। और ये कहाँ करते हैं? शाकंभरीय क्षेत्र में, जो सांबर के आसपास का क्षेत्र था। सांबर जानते हैं ना आप? सर, सांबर के आसपास का क्षेत्र था, और मुख्य रूप से ये अजमेर के शासक थे। अजमेर का जो क्षेत्र था उस जगह के शासक थे वासुदेव चौहान, है ना। और वो थे 566 ईस्वी में उन्होंने कुल वंश की स्थापना करी थी, और ये 551 ईस्वी के करीब इस वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद में आगे एक राजा होते हैं अजयराज। इसके बाद में राजा बढ़ते हैं, मुख्य राजाओं का नाम लिख रहा हूं, अर्णोराज। फिर उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ, फिर उसके बाद में सोमेश्वर। अब देखो अजयराज है, इसकी ये है कि ये अजमेर नगर को बसाता है, और यहाँ पर अजय नेहरू दुर्ग बनाता है जिसका नाम गढ़बिजली की है। कहते हैं कि इसकी पत्नी का नाम था विठा देवी, इसके नाम पर इसने गढ़बिजली नाम रखा था इसका। अर्णोराज है कि 1130 से लेकर 1150 तक के शासन करता है। आना सागर जो झील है अजमेर के अंदर, इसका निर्माण करने का श्रेय भी इसे ही दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आना सागर झील है, यहाँ देखो दो चीजें हैं, एक है सुभाष उद्यान और एक है बारादरी। ये जहांगीर ने बनाई थी यहाँ पर इस नदी के किनारे, और ये बनाई थी शाहजहां ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नहीं यहाँ की किताबें, क्योंकि अपने तो सिर्फ पढ़ना है पृथ्वीराज चौहान, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। फिर आ जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ की अगर हम बात करें, देखो ये यहाँ पर अजमेर है, और यहाँ पर है गुजरात, यानी गुजरात के जो सोलंकी थे उनका शासन था यहाँ पर। सोलंकी, चालुक्य, आप कुछ भी कहें।
पहले जो चंद्रप्रदायी कहता है कि जो आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था उसमें से जो जातियां निकली थी परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, देखो चालुक्य भी हैं चौहान भी हैं, दोनों निकली थी, है ना। तो विग्रह राज चतुर्थ है, ये इसको हरा देता है, ठीक है। और फिर विग्रह ये जो यहाँ पर शासक था भीम सेकेंड, ये हत्या कर देता है किसकी, सोमेश्वर की। तो इनकी आपस में ठड़ी रहती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो दिल्ली था एकदम सेंटर के अंदर, बहुत कुछ आ गया, दिल्ली के अंदर उस समय शासक था अनंगपाल तोमर, यानी तोमर वंश का शासन था। अब चूंकि ये बुढ़ा होने लग गया था, पुत्री जरूर थी इसके, लेकिन पुत्र नहीं था। अब शासक किसे बनाए ये, तो कहते हैं कि जी यहाँ इधर है, यहाँ करते हैं अपन कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश में, आप मानते ही हैं, है ना, पता है ना। इस समय यहाँ पर शासक था विजयपाल गहड़वाड़। इसका शासन था यहाँ पर। अब इससे भी ये दुखी था, इससे भी ये दुखी था, अपने साम्राज्य की ये सुरक्षा करना चाह रहा था। तो इस समय ये इसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो ये सहायता मांगता है सोमेश्वर से। सोमेश्वर राजा रहता है और सोमेश्वर सहायता करता है, दोनों के मिलकर सेनाएं हैं वो इसको हरा देती हैं, ठीक है। अब इसने सोचा अनंगपाल तोमर ने कि इसने मेरी निस्वार्थ भावना से सहायता की है, कुछ मांगा ही नहीं। तो इसकी एक पुत्री होती है अनंगपाल तोमर की, ठीक है। इसके साथ में विवाह कर देता है किसका, सोमेश्वर। और सोमेश्वर और इनसे दोनों से पुत्र कौन सा होता है, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, ठीक है। अब पृथ्वीराज कहते हैं कि जी अपने नाना के यहाँ दिल्ली आ जाता है। इसका पिता यहाँ अजमेर में रहता है। पीछे से ये जो भीम सेकंड है इसके पिता के ऊपर आक्रमण कर देता है। ये बुढ़ा था ही, वो छोटा था, 1166 में इसका जन्म होता है और ये बात है 1177 की। अब देखो कितना बड़ा हो गया, ये ज्यादा बड़ा नहीं हुआ ना। ये आक्रमण कर देता है। तो कहते हैं कि जी बहुत वीर था, सोमेश्वर भी कम नहीं था, लेकिन 5-6 हजार सैनिक हैं, वो एक जने को घेर लेते हैं कि मारना है, कैसे भी सोमेश्वर को मारना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो सोमेश्वर की यहाँ पर हत्या हो जाती है और इसी कारण 1177 के अंदर इसका राज्याभिषेक होता है। इसका पृथ्वीराज चौहान का। अब जैसे ही देखो इसका राज्याभिषेक होता है, तो इस समय देखो ये कहाँ है, दिल्ली के अंदर। यहाँ गुजरात के अंदर भीम है, ठीक है। और यहाँ एक हिसार और सिरसा के बीच में एक जाति है भंडाणक। इससे हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो एक जगह आ जाती है महोबा। इससे नीचे चलते हैं हम साइड के अंदर तो आ जाता है कन्नौज। ये समस्याएं थी जब पृथ्वीराज शासक बनता है, यानी एक सबसे पहले ये क्या करता है, देखो कई समस्याएं थी कि बताते हैं कि सौजन है वो इसके विरोध करते हैं। पहला, जब ये शासक बनता है यानी उसके खुद के व्यक्ति, हम खुद की अभी चर्चा करेंगे कौन है खुद के व्यक्ति, और जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, और जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय जो भी है विदेशों से भी इसे मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे ही राजा बनता है ये 3 समस्याएं इसके सामने हैं। सबसे पहले सौजन की हम बात करते हैं तो सौजन में इसका एक चाचा होता है, ये इसके ऊपर आक्रमण करता है क्योंकि ये बहुत छोटा रहता है, 11 साल की उम्र है, और इसकी जो माता है ये इस समय 1 साल तक यही शासन करती है, 1 साल तक इसी के संरक्षण में ये शासन करता है। लेकिन 1178 में विधिवत रूप से ये शासन है वो अपने हाथ में लेता है, और यहाँ पर
इनकी हम बात करेंगे। आपको याद ही रखने हैं, इसका एक प्रधानमंत्री है और सेनापति। केमास या केमास जो भी है, और भुवनमल। आगे चलते एक और आएगा गोविंद राव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम दो की चर्चा करें यहाँ पर कि ये प्रधानमंत्री था और ये इसका सेनापति था। एक काका कान भी था, लेकिन अपनी किताब में चर्चा नहीं, बहुत ताकतवर था। जिस प्रकार महाबली जो फिल्म है आपकी, वो कौन सी, बाहुबली, उसमें जो कटप्पा है वैसा व्यक्ति था काका कान। यानी उसके लिए प्रभास जो है, जिस प्रकार वो बाहुबली था, उसके लिए जैसे वो कटप्पा है वैसे ये काका कान था। लेकिन आपकी किताब में इसके बारे में चर्चा नहीं है, इतिहास कौन है उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा है नहीं। तो हम बात करते हैं इसके चाचा की। सबसे पहले इसका चाचा है वो यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जो सेनापति है इसे मार के भगा देता है और इसको मार दिया जाता है, इसको अपरगांगे को। फिर इसका छोटा भाई होता है अपरगांगे का, नागार्जुन। ये यहाँ से आ जाता है कहाँ पर, गुड़गांव के अंदर, जिसे आजकल गुरुग्राम कहा जाता है। और गुड़गांव और उसके आसपास के क्षेत्र पर ये अधिकार कर लेता है, ठीक है। और ये अपनी सेना फिर इसके पास फिर भेजता है, और इसका ये तो आगे चला जाता है नागार्जुन तो, और इसका एक सेनापति होता है देवभट्ट। ये इससे विरोध करता है, लेकिन विरोध में सफल नहीं होता और इसको मार दिया जाता है। और नागार्जुन का जो विरोध है वो समाप्त। यानी यहाँ क्या करते हैं, ये जो भी सेना थी उसके पूरी के सिर हैं वो धड़ से अलग किया जाते हैं और शहर की मीनारों पर उनको लटका दिया जाता है कि आगे कोई फिर विरोध नहीं कर पाए। इस प्रकार का ये कोशिश करते हैं। कौन है, पृथ्वीराज चौहान। हो गया। फिर देखो आगे दूसरी, ये तो सौजनों का विरोध है। फिर एक जाति आती है भंडाणक। हिसार और सिरसा के आसपास के क्षेत्र में ये जाति रहती थी। हिसार सिरसा से परिचित हैं आप। अब ये जाति कैसी होती थी, ये इस प्रकार की होती थी कि आप का खेत है, खेत का पड़ोसी भी है, अगर आप कई दिनों से उसको नहीं देखते हो तो वो आपकी सीमों को दबाने की कोशिश करता है। करेगा कि नहीं करेगा, होता है ना। नहीं भी करता है तो अपने मन में तो हो जाती है कि मेरी सीम दोबारा है, ये होता है ना ऐसा। तो ये जाति भी ऐसी थी। ये यहाँ हिसार और गुड़गांव, सॉरी ये सिरसा के बीच में थी। यहाँ से ये अलवर के क्षेत्र है, वहां पर ये अधिकार कर लेती है। यानी आगे आगे ये कोई नहीं देखता तो आगे आगे ये अधिकार करते चले जाते हैं। भंडाणक जाति, ये पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को किसका क्षेत्र था, इसको पता चलता है तो ये इस जाति के दमन के लिए आ जाता है, ठीक है। इस जाति का ये दमन कर देता है। 1182 की बात है ये, भंडाणकों का दमन। दमन हो गया। अब पृथ्वीराज चौहान यहां से वापस चला जाता है, लेकिन इसकी सेना का एक भाग रास्ता भूल जाता है और वो पहुंच जाता है कहां पर, महोबा में, ठीक है। यानी एक सेना का एक भाग है वो तो कहां चला गया, राजधानी पृथ्वीराज चौहान से, और दूसरी जो भाग थी वो रास्ता भटक जाती और कहां पहुंच गई, महोबा का शासक था इस समय परमर्दी देव चंदेल। परमार भी कहते हैं, परिमल भी कहते हैं, लेकिन अपन परमर्दी देव चंदेल याद रखेंगे, सब जगह ये नाम पक्का आएगा। यानी यहाँ का शासक था परमर्दी देव चंदेल। और इसके दो सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में अमर है, वो आला और उद्धव। इसकी चर्चा अपन थोड़ी सी बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो सैनिक भटक गए थे ये यहाँ पर महोबा में आ जाते हैं, और यहाँ पर द्वारपाल रहते हैं, एक बाग रहता है, उस बाग का एक द्वारपाल रहते हैं, कई 2-4, और उनको ये मारकर भगा देते हैं कि हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे, जाओ आप यहाँ से। अब ये सूचना ले जाते हैं अपने राजा के पास में, परमार्दी देव चंदेल की जी पृथ्वीराज चौहान के सैनिक आए यहाँ, हमें मार के भगा दिया, हमारी रक्षा कीजिए। फिर इसका पुत्र जाता है, पुत्र से पहले और सेना जाती है, लेकिन उनको भी वो मार के भगा देते हैं। फिर इसका पुत्र जाता है परमार्दी देव चंदेल का, और वो इनको काट काट करके भगा देता है, जो बचे हुए वो भाग जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि अब पृथ्वीराज चौहान आपको छोड़ेगा नहीं। पृथ्वीराज चौहान की जो सत्ता थी उस समय पूरे भारत में स्पष्ट हो जाती है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है, वीर सैनिक है, ये पूरे भारत के अंदर वो प्रचलित हो जाता है, तो डर लगने लग गया है इसको। इससे पहले अपन देखो थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि जी आला उद्धव जो है, समझिए, इनके पास एक घोड़ा, बहुत ही बढ़िया घोड़ा था,
और एक बार इस घोड़े पर जी आ जाता है परमार के देव चंदेल का कि जी आप वाला घोड़ा मुझे दे दो, और ये इसका मौसा था। 3 भाई थे ये परमार के देव चंदेल, ठीक है, 3 भाई थे और तीनों की जो पत्नियां थी वो भी बहनें थी, तो मौसा हो गया, है ना। एक के जो बेटे थे वो थे मलखान और सुरखान, और एक के बेटे थे वो कौन थे, ये अल्लाह और उद्दल। और उसके जो परमार के देव हैं उसका कोई चर्चा नहीं की गई है, इतिहास के अंदर उनका नाम नहीं आता। ये भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन अपने को बात अल्लाह और उद्दल की करनी है। ये जब घोड़े मांगते हैं नाराज हो जाते हैं, यानी नहीं देंगे जी, आपको घोड़े देंगे नहीं घोड़ी देंगे, आपकी मर्जी है वो करो। तो अल्लाह उद्दल यहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं कि कहां पर, जयचंद गढ़वाल के पास कन्नौज चले जाते हैं। अब चूंकि देखो मार काट दिया पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को, अब जी अल्लाह उद्दल के अलावा हमें कोई बचाएगा नहीं, तो जी जो भी हुआ हमें माफ कर दो, अल्लाह उद्दल दोनों वापस आ जाए। तो ये सब कुछ बुलाते हुए दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं और आक्रमण होता है जी किसके साथ में, पृथ्वीराज चौहान के साथ। और आक्रमण में बहुत ही वीरता का प्रदर्शन करते हैं अल्लाह और उद्दल, लेकिन हार जाते हैं। यानी 1182 का रात्रिकालीन युद्ध होता है। किताब में, लगभग किताबों में आपको महोबा का युद्ध ही मिलेगा, लेकिन वास्तव में इसका नाम था तुमुल का युद्ध, कहीं नहीं मिलेगा ये नाम। रात्रिकालीन युद्ध था, यानी अल्लाह और उद्दल को ये दिन में हरा नहीं पाया। पृथ्वीराज चौहान हराने में सफल नहीं होता, तो छल कपट, आप जैसे भी कहें, अपने वालों को छल कपट का नाम तो कहीं दिया नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान भी छल कपट का सहारा ले सकता है क्या। तो देखो रात्रिकालीन युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर हरा दिया जाता है अल्लाह और उद्दल को, जबकि वास्तव में वो बहुत वीर थे। इस प्रकार की जोड़ियां आप और भी देखेंगे। आगे चलते हैं हम, मालदेव एक शासक आएंगे अपने मारवाड़ के, इनके 2 सेनापति थे, जता और कुंपा। फिर आगे आएंगे एक उदय सिंह, इसके भी 2 सेनापति थे। ये जोड़ियां हैं इस प्रकार की, जयमल और पत्ता। सिर्फ इतनी चर्चा करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाता है। तुमुल का युद्ध हो गया। अब इसके बाद में आगे हम चलेंगे नीचे की तरफ, कन्नौज। अब कन्नौज पर क्या होता है कि दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे। जयचंद चाहता था कि जी मैं दिल्ली पर अधिकार कर लूं, ये तो ये चाहता था कि दिल्ली पर कर लूं, और ये चाहता था कि जी मैं कन्नौज पर कर लूं। तो इस प्रकार से दोनों की ठड़ी हुई थी, और कहते हैं कि जी ये मौसेरे भाई थे, ठीक है। यानी जो जयचंद है वो इसका कैसा भाई था, शेरा भाई। तो दोनों में ठंड जाती है। और ये है कन्नौज की बात। कन्नौज की थोड़ी सी अपन चर्चा बाद में करते हैं। अब हम आते हैं भीम सेकंड के पास। भीम सेकंड देखो, चूंकि पहले इनकी दुश्मनी थी कि इसने इसके पिता को मार दिया, कहता भी जब इसके पिता को मार दिया कि मैं जब तक घी वगैरह का सेवन नहीं करूंगा तब तक कि भीम सेकंड से बदला नहीं ले देता। लेकिन भीम सेकंड को कहते हैं कि ये मार नहीं पाता है, जो भी है, लेकिन ये प्रतिज्ञा जरूर करता है। पहली बात ये थी, यानी पिता का बदला लेना चाहता था। एक चीज और होती, एक राजकुमारी होती है इच्छिनी देवी। भीम सेकंड यानी इच्छिनी देवी का पिता कह सकते हैं या भीम सेकंड कह सकते हैं, ये इससे शादी करना चाहता था। और इच्छिनी देवी का पिता भी चाहता था भीम सेकंड से शादी हो, लेकिन ये शादी करना चाहती थी किससे, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान से अगर ये चाहेगी, वो आता है ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा कैसे, अब अगर ये चाहेगी तो शादी होगी। ये भी चाह रहा है राजा महाराजा है पृथ्वीराज चौहान, बहुत ही वीर, दिखने में भी सब प्रकार से अच्छा था, वो अंदर से भी था तो बाहर से भी था, फिजिकली भी हर प्रकार से गुणवान संपन्न था। ये चाहेगी, ये भी चाहेगा तो शादी हो गई, नाराज हो गया, 2 कारण हो गए। तो इस प्रकार से ठंड जाती है इनके अंदर। एक प्रतिहार शासक है, इसके अंदर इन दोनों का सुलह भी कराने की कोशिश करता है, लेकिन सुलह करने में ये सफल है नहीं होती।
अब देखो पृथ्वीराज चौहान के बाकी भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।